नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का स्वागत और अभिनंदन। देश बड़ा समस्याओं से जूझ रहा है और उससे ज्यादा जूझ रही है भारतीय जनता पार्टी और उससे ज्यादा जूझ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम मंदिर गले की हड्डी, आरएसएस, बीजेपी और योगी आदित्यनाथ तीनों में घमासान। उसके बाद 23 पार्टियों ने सीजीआई को चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी में कई बड़ी बातें इंडिया गठबंधन की 23 पार्टियों ने सीजीआई को पत्र लिखा। उसमें बहुत चीजें लिखी गई हैं और इस पत्र को लिखकर एसआईआर और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए। यह चिट्ठी लिखने का काम 8 जून को निर्णय लिया गया था, जो आज 30 जून को यानी कल उन्हें भेज दी गई। अब इधर 23 पार्टियां इकट्ठी हो गई तो मोदी जी को तो नींद वैसे ही खराब थी। छोटे छोटे देशों से पुरस्कार बटोर कर देश की साख थोड़ी बचनी है। हो सकता है कल परसों में वो फिर चले जाएं, लेकिन इन सब चीजों के बीच फंसे मोदी ने आज कैबिनेट की एक आपात बैठक बुला ली। उधर 32 लोग आज भूख हड़ताल पर बैठ गए। सोनम वांगचुक का आज ये भूख हड़ताल का चौथा दिन है। कल उनके साथ देर रात प्रशांत भूषण भी पहुंच गए। अब मोदी सरकार समझ नहीं पा रही है कि हम क्या करें। और संजय सर, हमें याद आता है बाकी 2013 का और 12 का, जब अन्ना आंदोलन, भ्रष्टाचार, विनोद राय, जनरल वीके सिंह समेत कई लोग इकट्ठे होकर मनमोहन सरकार के खिलाफ एक युद्ध का मैदान बना दिया। ठीक वैसे ही सरकार इस बार घिरती चली आ रही है। चूंकि सरकार दो हाथों में खेल रही है, इसलिए कोई सवाल नहीं कर पा रहा है। वो दो हाथ है अमित शाह और नरेंद्र मोदी। अगर यहां भी कोई तीसरा केंद्र होता तो अब तक सारा वष्ट हो चुका होता। तो सर, क्या चिट्ठी लिखी गई है? ये 32 लोग भूख हड़ताल पर बैठकर क्या मांग रहे हैं और प्रधानमंत्री क्यों कैबिनेट की बैठक बुला रहे हैं? क्या मामला सुलझेगा नहीं? कुल मिलाकर डरी हुई सरकार है जो किसी भी तरह सत्ता में बने रहना चाहती है। आपने 2013 की बात की। 2013 में स्थिति बिल्कुल उल्टी थी, मतलब बिल्कुल उल्टी नहीं थी लेकिन बिल्कुल अलग थी। तब जो है एक सरकार पर आरोप लग रहे थे जो बाद में साबित हो गया कि उसमें कोई दम नहीं था, और जो आरोप लगा रहे थे वो सब बनावटी या दिखावटी लोग थे। मैंने उसमें प्रधानमंत्री का 56 इंची का सीना से लेकर स्विस बैंक में रखा काला धन वापस आएगा तो 15 लाख मिलेंगे वगैरह वगैरह सब कुछ था। और तब सरकार डरी हुई नहीं थी, वो जानती थी कि हम चुनाव हार जाएंगे और वो चुनाव हारने के लिए तैयार थी। अभी समस्या दूसरी है। अभी चुनाव नहीं है, सरकार घिरी हुई है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसके पास जवाब नहीं है, तमाम झूठ उजागर हो चुके हैं और सरकार चाहती नहीं है कि सत्ता उसके हाथ से जाए, क्योंकि उसको पता है कि सत्ता गई तो और कुछ हो ना हो, जो मामले अभी तक छिपे ढके हुए हैं उनका भी खुलासा होगा, और अगर कहीं कार्रवाई हो गई तो वो तो हो ही सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार डरी हुई है, और जैसा होता है कि लोहा गर्म हो तभी उस पर चोट किया जाता है, तो इसलिए जिसको चोट करना है, जो विरोध करने वाला है, वो हर तरह से चोट कर रहा है या विरोध कर रहा है। उसमें कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन तो बुलाया हुआ है। ना सीजेआई साहब कॉकरोच बोलते ना ये सब होता, लेकिन सीजेआई साहब ने भी क्यों कहा वो भी सब लोग समझ रहे हैं। हम लोग जो स्थितियां थी, जिस माहौल या जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस मामले में, जिस समय उन्होंने कहा, सारी बातें स्पष्ट है, बल्कि बहुत अब तो साफ साफ दिखने लगा। तो इसमें अगर विरोध हो रहा है तो उसका कारण है और दिखाई दे रहा है और वो स्पष्ट है, और विरोध से डरने का कारण भी है, और डर में ये सब हो रहा है। तो अब
बचने के लिए क्या जो सब किया जा सकता है वो करेंगे। लेकिन मैंने कल ही एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि चलेगी किसकी, प्रधानमंत्री की, आरएसएस की, योगी की। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, माने प्रधानमंत्री तो चाह रहे हैं कि 2029 के चुनाव में वो ना हारे और 2029 के बाद भी प्रधानमंत्री बने रहें, उसकी व्यवस्था करना चाह रहे हैं। उसके लिए उन्होंने टीएमसी को तोड़ा और जो चर्चा है परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल वगैरह वगैरह, उससे वो फिर अगला चुनाव जीतने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन अभी यूपी चुनाव सामने है और यूपी में योगी जी का अपना स्टैंड है या उनका अपना कद है या उनकी अपनी राजनीति है, आप उसको जैसे भी देखिए जो भी कहिए। तो उसमें बीजेपी में थोड़ा आंतरिक खींचतान भी है, आरएसएस अपनी जगह है। और बीजेपी अगर मोदी जी को माने फिलहाल, या बीजेपी मोदी जी ही है प्रधानमंत्री पद का कोई दूसरा उम्मीदवार, नॉर्मली कहा जाता है कि नेता लोग अपना विकल्प नहीं बनाते हैं, इंदिरा गांधी के बारे में भी कहा जाता था, सबके बारे में कहा जाता रहा है। तो मोदी जी ने भी अपना कोई विकल्प नहीं बनाया है और जाहिर है वो सत्ता छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, उन्होंने उस पर सोचा ही नहीं है, तो वो है नहीं। तो अगर मोदी जी पे तमाम आरोप हैं और इन आरोपों में सबसे जबरदस्त है अयोध्या वाला, राम मंदिर वाला, और उसके बचाव में इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। माने इस तरह की दलील दी जा रही है कि मोदी जी ने बनाया या बीजेपी ने बनाया और वो पैसे अगर उन लोगों ने गड़बड़ की है तो आप क्यों बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं जैसे आप हिंदू नहीं है या मुसलमान बोल रहे हैं। तो जिन लोगों ने चंदा नहीं दिया है या दिया है, अगर जो दिया है वो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, आपको कैसे पता, या क्यों नहीं बोल रहा है, या पैसे की गड़बड़ी हुई है तो आप तो आए थे ईमानदारी का वो करके, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा वगैरह वगैरह, और पैसे आपने मंदिर के गड़बड़ है जो दिखाई दे रहा है। और मैंने लिखा था कि मंदिर का गड़बड़ मतलब एक तिरुवनंतपुरम की मंदिर का गड़बड़ है वो तो 14 से चला आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से वो मामला भी अभी तक नहीं निपटा है, उसमें विनोद राय ऑडिटर थे। तो ऐसे तमाम मामले हैं और ये सब अब इकट्ठा हो गया है, तो सरकार का घबराना वाजिब है और सरकार घबराहट में ये सब कर रही है। और चूंकि सरकार घबरा रही है इसलिए उधर से हमले तेज हो रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन सरकार के पास बचाव के लिए कुछ नहीं है और ये बहुत ही लचर तर्क है कि मंदिर का पैसा था, बीजेपी ने कराया है, तो बीजेपी अगर कुछ जवाब नहीं दे रही है, या कायदे से तो प्रधानमंत्री को तुरंत कहना चाहिए था कि हाँ भाई ये मामला है, जांच करवाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन जांच तो छोड़िए, उन्होंने अभी तक कुछ कहा ही नहीं है। तो जांच करवाने की बात नहीं कही, और ट्रस्ट उन्होंने बनाया था, मंदिर उन्होंने बनाया, उद्घाटन से लेके सब कुछ उन्होंने किया, और अब उसके पैसे की गड़बड़ी है या उसके पैसे की गड़बड़ी का आरोप है तो प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं, और जिन पर आरोप है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, और अखबारों में खबर भले नहीं छप रहा है लेकिन आरएसएस में घबराहट है और बीजेपी में आंतरिक खींचतान है। तो जाहिर है प्रधानमंत्री फंसे हुए हैं, और फंसे हुए हैं इसलिए घबराहट में उनके समर्थक ऐसे दलील दे रहे हैं जिससे परेशानी है। और मुख्य न्यायाधीश का मामला, एसआईआर, ये जो क्या बोलते हैं समान नागरिक संहिता, बंगाल का चुनाव, बंगाल में जो सब हो रहा है, वहां शुभेंदु पटनायक कह रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी इसके लिए तैयार हैं, अपना सबके लिए एक कानून क्या बोलते हैं कॉमन सिविल कोड के लिए वो तैयार है। इस तरह की खबरें आ रही हैं और देश भर में वोटर लिस्ट से लेके आधार कार्ड बनवाना तक मुश्किल हो गया है। पासपोर्ट के बारे में कहा जा चुका है कि वो नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, और टेलीग्राफ के एडिटर का हम लोगों ने देख लिया कि उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ। और बात सिर्फ पासपोर्ट रिन्यू होने की नहीं है, आधार में नाम से लेकर वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने तक, जब तमाम बड़े लोगों माने संपादक जैसे लोगों का मामला आ रहा है और तमाम लोगों के मामले, लाखों 25 लाख लोगों से ज्यादा का बंगाल में वोट नहीं दिया, और ये सब हो रहा है, तो देश भर में क्या चल रहा होगा आप समझिए। कल के अखबारों में खबर थी कि दिल्ली में भी एसआईआर शुरू होगा, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको एसआईआर नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा मैं नहीं जानता। एसआईआर जब शुरू हो रहा है, कई अखबारों में एसआईआर लिखा गया है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है वोटर रिवीजन शुरू होगा, वोटर्स वेरिफिकेशन शुरू होगा। तो वोटर्स वेरिफिकेशन तो जमाने से चला आ रहा था, एसआईआर में गड़बड़ होती है, और एसआईआर अब दिल्ली में होने वाला है, जबकि दिल्ली चुनाव निपटा, दिल्ली चुनाव से पहले एसआईआर नहीं हुआ था, दिल्ली के बाद बिहार में एसआईआर शुरू हुआ था, और अब वापस घूम घाम के कई जगह होने के बाद दिल्ली में भी होने की खबर। अव्वल तो उसकी जरूरत क्यों है,
ना अभी जनगणना का काम चल रहा है, चुनाव दिल्ली का भी हाल में हो चुका है, अभी फिलहाल कोई चुनाव नहीं है तो भी चल रहा है, तो भी एसआईआर करवाया जा रहा है। एसआईआर में जो गड़बड़ियां बंगाल में हुई वो अभी मामला निपटा नहीं है, और शिकायत तो बिहार के समय से ही है। तो सब होकर के सरकार जो कर रही है वो मोटा मोटी यही है कि वो वोटर चुन रही है, और इस बहाने बाकी लोगों को बाहर कर रही है। वो दिखाई दे रहा है, आम लोगों का सुनाई नहीं देगा, कुछ लोगों का सुनाई दे जा रहा है जैसे टेलीग्राफ का, लेकिन बाकी भी बहुत सारे मामले हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, और सब लोग जानते हैं कि, और हम लोग किसी की मदद नहीं कर सकते। ये भी है स्थिति कि हम किसी की मदद नहीं कर सकते। जब टेलीग्राफ के संपादक अपना नहीं बनवा पाए तो हम लोग किसी का मदद क्या कर सकें। तो ये स्थिति है कि, और सरकार जो कर रही है कि बैंक में अगर आपका पैसा 20,000 रुपए है तो आपको जो सर्टिफिकेट लाना है वो इतना डिफिकल्ट है कि उससे आसान था कि कब्र से 100 निकाल करके ले जाके बैंक में रख दो कि भैया ये देखो मर गई। और वो किया, उड़ीसा में एक सज्जन को करना पड़ा, और ये हालात बन गए हैं। और मुझे लगता है कि इसी पर शर्म आना चाहिए था, इसी पर आंदोलन होना चाहिए था, लेकिन जो ये सरकार ने बना रखा है तब इस पर नहीं हुआ। और जाहिर है गरीब को कौन पूछता है, लेकिन गरीब आदमी की ये हालत हो गई है कि डेथ सर्टिफिकेट बनाना, अगर मौत हुई थी तो डेथ सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए था, लेकिन जो हमारे यहाँ सिस्टम है, अस्पताल में डेथ नहीं होती, या डेथ होती है तो सर्टिफिकेट नहीं बनता है, भ्रष्टाचार है, पैसे नहीं मिलते हैं, वगैरह वगैरह, गरीब आदमी के लिए सब दिक्कत है। लेकिन मोदी जी ने तो डिजिटल इंडिया बना दिया है, और उन्हें कह दिया कि हमने जनधन खाते खोल दिए, और चिदम्बरम ने कहा था कि कैसे डिजिटाइजेशन होगा, हो तो गया जी, लेकिन हो गया, और जिसको परेशानी हो रही है उसके बारे में किसी को पता नहीं है। और डिजिटल इंडिया का ही है कि नुकसान की लाखों लोगों को ये डिजिटल अरेस्ट करके या डिजिटल चोरी से या डिजिटल ठगी से लूटा जा चुका है। तो सरकार ने जो देश में व्यवस्था बना रखी है, जो हालात बने हुए हैं, उसमें सब कोई परेशान है, और किसी को उसका जरूरी हक या अधिकार नहीं मिल रहा है। और मोदी जी सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो उन्होंने किए हैं उसकी सजा उनको मिलेगी, या खुलासा ही हो जाएगा तो काफी बेइज्जती होगी। दूसरी तरफ वो अपने मित्रों को बचाने या उनका धंधा चलाने या उनको फायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो इसलिए मोदी जी जनहित में कुछ कर नहीं रहे, काम कर नहीं रहे, और जरा सा में परेशान हो जा रहे, परेशान हो रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। लेकिन उन्होंने जो व्यवस्था कर रखी है कि सुप्रीम कोर्ट में आप जाओ शिकायत करने तो आपको कॉकरोच कह दिया जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा कि आप क्यों आरटीआई से जवाब मांग रहे हो, और आरटीआई कई जगह लागू ही नहीं है। तो ये सब जो व्यवस्था उन्होंने बना रखी है, उन्होंने और उनके समर्थकों ने, उसमें बचाव यही है कि भ्रष्टाचार हुआ तो हुआ, आप क्यों पूछ रहे हैं। पुल ढह जा रहे हैं, सड़क का उद्घाटन होता है, उसमें टूट जाती है, ये दरार पड़ जाती है, वगैरह वगैरह सब होता रहा है। तो भ्रष्टाचार अति है, और लोग महसूस कर रहे हैं। गरीबी महंगाई अपनी जगह, गरीबी महंगाई अपनी जगह, तो इसमें जो दिक्कत होनी है वो हो रही है। और हेलो, तकनीकी, जी जी बोलिए। हाँ, हाँ, तो जो दिक्कत होनी है वो हो रही है, और उसी के कारण मुझे लग रहा है कि इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं, और सरकार परेशान हो रही है। और सरकार के पास चूंकि वो क्षमता, योग्यता, कौशल या तैयारी नहीं है, तो इस तरह की दलील दी जा रही है कि क्या हो गया अगर चंदा हम ही ने तो बनाया था, और हम ही ने चंदा या हमारे ही लोगों ने चंदा खा लिया तो क्या हो गया। लेकिन ये कोई जवाब नहीं है, और जाहिर है इस जवाब की कोई अपेक्षा नहीं कर रहा था, या इस जवाब से बात बनेगी नहीं। तो इसलिए परेशानी लाजमी है, देखा जाए क्या होता है। और मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी हो पाएगा, क्योंकि वो अगर टीएमसी के लोगों को खुश करने के लिए मंत्री बनाएंगे तो आरएसएस के लोग नाराज होंगे, और आरएसएस के लोगों को खुश करेंगे तो टीएमसी वाले का क्या होगा। तो अगर टीएमसी वाले नहीं आएंगे, वापस चले जाएंगे, तो उनकी सदस्यता जाएगी, तो वो कितना महंगा पड़ेगा बीजेपी को या टीएमसी को या 20 लोगों को, आप जैसे कहिए। तो ये सब संकट इन्होंने बना लिया है या मोल लिया है, जिसमें ये सब लोग परेशान हैं। तो सरकार के जितने समर्थक हैं वो भी परेशान हैं, वो भी गिरे हुए हैं। और बीजेपी ने जैसे था कि तुरंत तात्कालिक लाभ के लिए काम करना है या तात्कालिक ही सोचना है, आगे पीछे का सोचा नहीं गया, तो 10-12 साल जो चलता रहा वो बहुत हो गया। अब ये लोग घिर गए हैं और फंस गए हैं। तो उसी का नतीजा है कि ये सब हो रहा है।
संजय सर, ये ऐसे ही चलेगा तो फिर देश कैसे चलेगा? देश तो नहीं, बहुत ऐसे पिछड़ जाएगा। ऐसे ज्यादा समय तक नहीं चल सकता है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, किसी न किसी को करना ही पड़ेगा। अब जैसे आरएसएस भी फंस चुका है, जो ये छोड़ करके मोदी जी का सहायता करने गए उनकी वो भी फंस गए हैं। मोदी जी तो फंसे ही हुए हैं, जो उनके समर्थक हैं उनके पास दलीलें नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट से सीधे कहा जा रहा है कि भैया आप क्या कर रहे हो, देख लो, इतने लोग अगर दे रहे हैं तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट पे भी दबाव होगा, और सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आएगा कि हमने जो किया है पहले उसका ही असर है कि ये सब हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा समय तक चलेगा, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक तो दिक्कत है ही है और परेशानी है ही है, और वो तो झेलना ही पड़ेगा, उसका कोई वो तरीका नहीं है। लेकिन जो अपेक्षा की जा रही थी कि सरकार बैसाखियों पर चल रही थी, तो मोदी जी इतने सक्षम थे, कौशल युक्त थे कि उन्होंने उसको संभाल लिया है, और अब अगर वो समर्थन वापस भी ले लेंगे तो सरकार नहीं गिर रही है। तो ये अगर उनकी योग्यता थी तो उसका असर भी देश को ही झेलना और भुगतना है, तो वो देश झेलेगा, भुगतेगा। और बदले में जब टीएमसी वाले उनको समर्थन देने चले गए या शिवसेना वाले लोग चले गए समर्थन देने, तो वो भी देश को ही भुगतना है। तो मोदी जी की जो योग्यता है सरकार में बने रहने की, वो देश झेल रहा है। और वो सत्ता में आए थे ये कह के कि वो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, अच्छी सरकार देंगे, अच्छा प्रशासन देंगे, जो वो नहीं दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो वो नहीं मिल रहा है, फिर भी लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, तो जाहिर है उनका अपना स्वार्थ है, उनका अपना लाभ है, जो जिसकी कहानी अलग है, जो दिखाई दे रहा है कि कौन किस लिए सब, जैसे जो लोग सांसद ये टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में गए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है 50-50 करोड़ रुपए मिले हैं वगैरह वगैरह। तो अब ये क्या मामला है पता नहीं, जांच होगी नहीं, जांच होती नहीं है, होगी नहीं, जवाब नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है। तो इस तरह से कब तक चलेगा पता नहीं, लेकिन जो स्थितियां हैं उसी का नतीजा है कि ऐसी हालत हो गई है कि कुछ पता नहीं चल रहा है कि सरकार कल रहेगी कि नहीं रहेगी, या रहेगी तो क्या करेगी। और काम तो खैर जो नहीं हो रहे हैं वो नहीं हो रहे, काम के नाम पर एसआईआर हो रहा है जो सरकार का काम ही नहीं था। और जनगणना का क्या हुआ पता नहीं चल रहा है, जनगणना चल रहा है लेकिन उसके बारे में कोई खबर नहीं आ रही है। खबर आ रही है कि एसआईआर हो रहा है और उसको कहा जा रहा है कि वोटर्स वेरिफिकेशन हो रहा है, खबर अखबार में ये छप रही है। सर फिर खबरों से होगा क्या? नहीं, खबरों से होता ये था कि अगर खबरें पहले छप रही होती तो हम इतनी बुरी हालत में नहीं आते, पहले ही कुछ ना कुछ हो गया होता। चूंकि खबरें नहीं छपी इसलिए हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं, और उसी का कारण है कि ये सब हो रहा है। वरना उसको 100 निकाल करके लेने बैंक ले जाने की जरूरत नहीं थी, खबर छप जाती कि एक गरीब आदमी का नहीं सुना जा रहा है और उसके उसका बैंक मैनेजर ऐसे कर रहा है, तो पहले आराम से एक खबर एक शिकायत में हो जाती थी। रिपोर्टर फोन करके पूछता था कि ये मामला है भाई, क्या हो रहा है, तो बैंक मैनेजर कहता था कि भाई आप भेज दो उसको, उसका काम मैं देखता हूं। लेकिन अब ये सब होता ही नहीं है, और अधिकारियों के पास अधिकार नहीं है। जिस ढंग से ये टेलीग्राफ के एडिटर के मामले में कह दिया गया कि इनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है इसलिए इनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो सकता है, तो अब ये नियम बना दिया गया है तो उसको ठीक कौन करेगा, कोई कर ही नहीं सकता है। और जाहिर है कि ये ऊपर से आता है आदेश, तो जो ऊपर से जब आदेश आते हैं तो ऐसे ही होता है। पहले ये सब खबर छपने से मामले ठीक हो जाते थे, तो जो बनाया गया था वही बना है और इसमें यही होना था। तो जो बनाया गया था पहले लोगों को अच्छा लग रहा था कि चूड़ी कसी जा रही है, परेशान है एक वर्ग। अब वो जो है उनका काम हो गया या वो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, जब खुद पे पड़ी है तो अब लोग भुगत रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो दिखाई दे रहा है। या आप उनके बारे में सोचिए जो 20% की आबादी है वो कितना परेशान होगा, या उसके लिए क्या क्या किया गया। और अगर 20% की आबादी देश में परेशान रहेगी तो जाहिर है बाकी लोग भी परेशान होंगे, बाकी लोगों पे भी असर पड़ेगा। तो वो सब हो रहा है। अब बड़े आराम से कह दिया जाता है, अभी सीबीएसई ने कहा था कि रिजल्ट के बारे में, माने जो रिवैल्यूएशन हुआ था कि 97 पॉइंट कितने प्रतिशत हो चुके, 90 कहने में 97% लगता है कि 3% बाकी रहा, लेकिन 1 करोड़ में अगर 1% बाकी रहेगा तो 1 लाख रुपए 1 लाख होगा। तो 1 करोड़ लोगों का कोई काम था, आपने कहा कि 99% हो गया, तो 1 लाख लोग अभी परेशान हैं। और एक आदमी परेशान होता है तो आप कितनी, मैंने अगर अपना बेटा परेशान हो जाए, अपने घर में कोई परेशान हो, तब समझ में आता है कि एक आदमी के परेशान होने का क्या हो। और कहने के लिए आपने कह दिया
कि 99% काम हो गया है, 1% बाकी है। तो जहां 150 करोड़ है उसमें 99% का कोई मतलब नहीं है, 99.99% का भी कोई मतलब नहीं है। अगर 1 करोड़ में 99.99% काम हो गया तो भी 10,000 लोग बाकी हैं, 10,000 लोगों का काम नहीं हुआ है। तो एक प्रतिशत में लोग हिसाब बता रहे हैं, खबर छप रही है और लोग बचाव करने तुरंत चले आ रहे हैं। अभी लोग खबर दे रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो है सो जूस पी रहे हैं। अब सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो वो जूस पिएंगे ही, और जूस भी नहीं पीने के लिए उन्होंने कहा नहीं, और या आपने नहीं कहा कि जूस भी मत पियो तो हम हटा देंगे धर्मेंद्र प्रधान को। प्रधानमंत्री कहें कि जूस भी मत पियो 24 घंटे तो हम हटा देंगे, तो जूस भी नहीं पिएंगे वो। या बताएं कि कितने लोग जूस भी नहीं पिएंगे तो हटा देंगे, तो वो नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये बचाव बचाव में प्रधानमंत्री के समर्थक कह रहे हैं, उनका वीडियो दिखा रहे हैं कि वो जूस पी रहे हैं। अब इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, इस तरह की दलाली हो रही है सरकार की। और जब सरकार की ऐसी दलाली होगी तो आप समझ जाइए कि सरकार कितनी मजबूत या कितनी कमजोर है। अगर इसको मजबूत समझते हैं तो मजबूती ही है, और अगर कमजोर समझते हैं तो समझिए कि कितनी कमजोरी है कि एक आदमी, एक मंत्री के इस्तीफे के लिए एक आंदोलन चल रहा है, उसमें सोनम वांगचुक जैसी हस्ती को ये उपवास करना पड़ रहा है। तो ये कहने की बजाय कि सोनम वांगचुक को उपवास करना पड़ रहा है, नहीं करना चाहिए, या उनकी मांग गलत है, या उनकी मांग सही है, सरकार को सुनवाई करनी चाहिए, ये सब नहीं हो रहा है। रिपोर्टिंग ये हो रही है कि सोनम वांगचुक कपड़े में ढककर जूस पी रहे हैं, या ये पी रहे हैं या वो पी रहे हैं, मतलब वो निर्जला नहीं कर रहे हैं। और निर्जला क्यों करें, या अनशन भी कोई क्यों करे? तो ये स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। अब जो समझ रहा है वो समझ रहा है, जो नहीं समझ रहा है उसको समझाया नहीं जा सकता है। और मुझे लगता है कि वही लोग भुगत रहे हैं। हम लोगों का क्या है, हम लोगों का तो काम चल ही रहा है। और शौक से वो सोनम वांगचुक तो शौक से धरना दे रहे नहीं, उनको किसी ने कहा नहीं था। और सोनम वांगचुक को धर्मेंद्र प्रधान से कोई लेना देना नहीं, इस्तीफा दे दें या ना दे, सोनम वांगचुक का क्या बनना बिगड़ना है। लेकिन जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो अपनी नौकरी सोचे, उनको अभी 10-20 साल और नौकरी करनी है, वो आगे क्या करेंगे, क्या रिपोर्टिंग करेंगे, वगैरह वगैरह। चलिए सर, अब इस खबर को यहीं विराम देते हैं बिल्कुल। और दर्शकों से सवाल करते हैं कि आप को क्या इस खबर की सच्चाई से आपको कुछ अपने में बदलाव दिखेगा, या फिर हम यूं ही आपको समझाते रहें और आप चलोगे उसी रास्ते से जो आपके मन में है। बिल्कुल, जनता के पास भी कोई हाथ में कुछ है नहीं, कोई क्या कर सकता है। सरकार को समझना है कि भाई मुझसे नहीं चल रहा है तो हम छोड़ दें। तो आप चला भी नहीं पा रहे हो, छोड़ भी नहीं रहे हो, और आपके पास विकल्प भी नहीं है। तो ये हमने चुना था, देश ने चुना था इनको, तो और इसलिए चुना था कि इन्होंने झूठ सच जो भी कहा था उससे बहुत सपने दिखाए थे, बहुत समझौता दिखाए थे। अब वो नहीं है या नहीं कर पा रहे हैं तो वो उनको जवाब देना है, लेकिन जवाब उनसे कोई मांग नहीं रहा है। तो यही चलेगा, जैसा देश जैसा समाज होगा हम लोगों को वही झेलना है, कुछ कर नहीं सकते। और मुझे नहीं लगता कि जनता भी अब कुछ कर सकती है। बिल्कुल। नमस्कार। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।